धर्मेंद्र जी हमारे बीच पधार चुके हैं भारत भ्रमण के लिए। इनके लिए जोरदार तालियों और साथ ही साथ नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाती जी का कलाम का भी तस्वीर, क्योंकि सबसे बड़ा धार्मिक हमारा समाज का उत्थान नहीं और सबसे बड़ा धर्म हमारा पूरे देश का ऊपर ले जाने, ऊपर बढ़ने के लिए, नाम रोशन के लिए हमारे भी चीज आगे चाहिए। बहुत बहुत अभी अब जोरदार तालियां स्वागत करें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी धर्मेंद्र कुमार जी को माला से स्वागत करते हुए आगे इस तरह से जितने भी हमारे प्राचार्य महोदय जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए ज्ञान का दीप जलाया, साथ ही राधेश्याम प्रसाद जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जो जीताराम मांझी जी के द्वारा धर्मेंद्र कुमार जी को माल्यार्पित करके और पूरे भारत भ्रमण करने के लिए इन्हें प्रेरित किए गए हैं। तो ये हमारे राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र की जो सम्मान है, एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्झर है झरनों की तरह बहती चलना, जीवन तेरा संकल्पित है आगे ही बढ़ते चलना, आगे ही बढ़ते चलना। इस चंद शब्दों के साथ ही हमारे मिस्टर धर्मेंद्र कुमार जी को आज ही बड़ा ही हम गर्वान्वित आगे बढ़ जाइए मंच की ओर हमारे उधर जी आगे बढ़ जाइए धर्मेंद्र बाबू। हाँ भाई अभिता जी से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण हो गया उनका। संचालन महोदय, इस आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी पूरे भारतवर्ष में घूमने का जो इन्होंने एक अहम फैसला किया है, वो हम सब के लिए, हमारे बांकेबाजार प्रखंड के लिए बहुत सराहनीय काम किए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक जोरदार ताली से धर्मेंद्र जी को स्वागत कीजिए। इस कम नहीं है, क्योंकि शिक्षा में मैं समझती हूँ कि शिक्षा में हमारे बांकेबाजार प्रखंड नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारे बांकेबाजार प्रखंड में ऐसे ऐसे संस्था निकल के आ रही है जो हमारे बच्चे को नया भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी इसलिए मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। जीवन की ये परीक्षाई निति प्रभाति सुमंगलम, धर्मेंद्र तेरे जीवन में आई। आए हुए सभी माइक सटा के वो वाला माइक दीजिए ना, सटा के बोलने। आए हुए सभी आगंतुक अतिथियों को सादर नमस्कार एवं स्वागत है। हम आज भारत भ्रमण के लिए निकलने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि आज के समय में हम बोलेंगे, आज के समय में आज के समय में एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। इसी चीज को हम सुधारने के लिए हम राज धर्म संस्थान का स्थापना किए थे। एक्चुअली ऐसा है कि आज के समय में कोई भी बच्चा कहीं भी जाता है तो गरीब हो या अमीर हो, उसका पैसा लगता ही है। सरकारी विद्यालय में जो होता है कि निःशुल्क शिक्षा मिल जाता है, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि बाहर जाकर के कोचिंग हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहां जाकर के उनको एजुकेशन लेना पड़ता है, जिससे गरीब बच्चों को
वास्तविक तौर पर जो शिक्षा मिलना चाहिए वो पैसा दे करके जो प्राप्त होता है, ऐसा रामायण में नहीं लिखा है। राम धर्म जब पढ़े होंगे आप लोग, रामायण जब पढ़े होंगे तो उसमें जब राम जी जब एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो जो महर्षि वाल्मीकि जी जो थे, जो उनका गुरु थे दशरथ जी का, उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन जो है यानी शिक्षा जो है दान से ही प्राप्त किया जा सकता है, पैसा देकर के प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी धन संपत्ति देकर के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज के समय में जो ये सिस्टम है कि एजुकेशन देंगे लेकिन रसीद काट के देंगे। रसीद जो कटता है बाबू वो एक्चुअली में एजुकेशन नहीं है, वो शिक्षा को आप लोग खरीद रहे हैं। ये हम इसी चीज को हटाने के लिए हम राजधर्म संस्थान का मतलब स्थापना किए थे। आज जो है कि हम उसका भ्रमण जो जा रहे हैं कि एजुकेशन जो मिलना चाहिए सिर्फ दान से मिलना चाहिए। हम दान पूरे भारत देश से प्राप्त करेंगे और उसी से शिक्षा जो भी हो उसे हम प्राप्त दिलाएंगे बच्चों को, वो भी निःशुल्क शिक्षा, साथ में रहने का, खाने का, पीने का सारा व्यवस्था हम देंगे। धन्यवाद। इटुआ में गुरुकुल आश्रम के निर्माण के संबंध में राजधर्म संस्थान नामक संस्था का जो आविर्भाव हुआ है या गठन कारक धर्मेंद्र जी हैं और यही भ्रमण पर भी जा रहे हैं मुख्य यात्री के रूप में। अध्यक्षता रजनीश कुमार जी कर रहे हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, और पवन कुमार पन्ना जी हैं जो संचालन कर रहे हैं, और मंच पर उपस्थित हैं ढेरों का नाम आया है। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा इसलिए कि कहीं किसी एक का छूट जाए तो लोग कहेंगे कि जानबूझ के छोड़ दिए हैं। इसलिए मंचासीन सभी हमारे यहाँ आने वाले नेतागण, देवियों, सज्जनों, और सबसे प्रमुख जो आज इस धूप में भी हमारे सामने ये राजधर्म संस्थान के जो प्रणेता हैं धर्मेंद्र जी, उनको विदा करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए पधारे हुए हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, बच्चियों एवं पब्लिक डोमेन में इस बात को ले जाने वाले हमारे सभी मीडिया के साथीगण या हमारे सुरक्षा में लगे हुए यहाँ पर आए हुए प्रशासन के साथियों, ये बात जान करके मुझे बहुत खुशी हुई है कि धर्मेंद्र जी के दिमाग में एक जो बात आई, बहुत इन्होंने उचित बात कही है और गूढ़ बात कही है। आज सही है कि हम लोग शिक्षा खरीदते हैं। शिक्षा खरीदने में अमीर लोग तो सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, लेकिन गरीब लोग पिछड़ जाते हैं। और यही कारण है कि आप जानते हैं कि एक तरफ सालाना 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपया तक लोग खर्च करते हैं शिक्षा में, तो दूसरे तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों के सहारे या उनकी आशा पर चलने वाले हमारे गरीब के लोग हैं। गरीब मैं ये कह रहा हूँ तो हमारा सिद्धांत है कि इस दुनिया में, इस देश में, ये राज्य में दो ही जाति को मैं मानता हूँ, एक जाति अमीरों की और दूसरी जाति गरीबों की। इसलिए जब गरीब मैं कह रहा हूँ तो उससे कतई मत समझिएगा कि हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो भी गरीब हैं अपने बच्चों को गांव में पढ़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, पढ़ाने के लिए, और गांव की पढ़ाई क्या है, ये जमहूरियत है, जनतंत्र है, कहने में बहुत दिक्कत लगती है। उसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है चुनाव में। लेकिन आप जानते हैं कि हम इन सब बातों की कोई परवाह नहीं करते हैं और सच्चाई जनता के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि जनता ही महान है, जनता ही सबसे बड़े लोग हैं।
और उनकी कृपा ही है कि 8 बार चुनाव जीते हैं। वैसे तो हम घोषणा कर चुके हैं कि अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोच समझ करके निश्चित रूप में आदमी को राजनीतिक निर्णय लेना चाहिए। तो वैसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि आज गांव में जो हमारे शिक्षक हैं, जो आज देखिए वो के पाठक जी नाम करके एक सीनियर पदाधिकारी आए हैं शिक्षा विभाग में, आज हड़कंप मचा हुआ है कि कैसे कौन समय पर आता है, कौन कहाँ पढ़ाता है, पढ़ाई की गुणवत्ता क्या है, ये सब खोज रहे हैं। तो बहुत लोगों को चिंता हो गई है कि बड़ा गड़बड़ पदाधिकारी आ गया। हम नीतीश कुमार के साथ न हैं, बावजूद उसके हम कहना चाहते हैं कि के पाठक को शिक्षा विभाग में ला करके उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी विधा है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना शिक्षा के आदमी राक्षस होता है, जानवर होता है, और वो बुद्धिमान तो हो ही नहीं सकता है। और यदि हमारा समाज, हमारे बाल बच्चे बुद्धिमान अगर नहीं हुए तो आज देख रहे हैं महेंद्र जी को क्यों निर्णय लेना पड़ा, इसलिए कि जान रहे हैं वो कि आज शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, शिक्षक लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसमें गरीब के बच्चे, मेधावी बच्चे कहीं न कहीं छूट जाते हैं, उन्हीं को जोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और नहीं तो अगर हम आज हैं, हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, ट्यूशन नाम की क्या चीज़ है हम लोग नहीं जानते थे, और टीचर पढ़ाते थे। जिन क्लास में ये जिस समय हम लोग पिछड़ते थे तो हम लोग मार खाते थे, या गार्जियन को शिकायत सुननी पड़ती थी कि आपका बेटा ठीक नहीं कर रहा है, स्कूल से हम निकाल देंगे। तो सब लोग अपने बाल बच्चों पर ध्यान देते थे और पढ़ते थे और पढ़ाते थे लोग। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज सरकारी विद्यालय में नामांकन होता है। कल ही हम देख रहे थे पेपर में कि पटना में कई 1000 लड़के ऐसे हैं जो नामांकित थे, लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। वो कहाँ पढ़ रहे थे? तो प्राइवेट में पढ़ रहे थे, कोचिंग में पढ़ रहे थे। ये नौबत आ गई है। कहने का मतलब धर्मेंद्र जी का ये कहना कि आज पढ़ाई को हम निश्चित रूप में खरीदने की बात कर रहे हैं, विद्यादान की बात होती है, विद्यादान में ली जाती है, न कि वो खरीदी जाती है। इसलिए धर्मेंद्र जी की ये बात को हम बहुत तवज्जो देते हैं और कहना चाहते हैं कि आज आवश्यकता है कि इसको आगे बढ़ाने की बात चलें और करें। मेरे भाइयों बहनों, हमसे कुछ अपेक्षाएं की गई हैं, अपेक्षाएं रखी गई हैं कि हम लोग कुछ यहाँ के बारे में सोचें और बतलावें। तो वैसी परिस्थिति में एक बात हम कहना चाहेंगे कि वैसे यहाँ एक विवाह भवन हम बनाने का काम किया है, करीब करीब 15-16 लाख रुपया में। चाहे सुशील बाबू सांसद आ गए हैं, हम अपनी तरफ से भी उनको स्वागत करते हैं। वो आए हैं, बहुत कृपा, बहुत शुक्रिया, और मंच के तरफ से भी उनका स्वागत की बात मैं करता हूं। तो हम कह रहे थे कि विवाह भवन बनाया है, अगर आप उचित समझें उसका कोई उपयोगिता नहीं हो रही है। अगर आप लोग समझें, यहाँ के गांव वाले लोग उचित समझें, तो उसको लाइब्रेरी के रूप में टर्न अप किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, अगर वो संभव नहीं है तो मैं घोषणा करता हूँ कि आप जहाँ भी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, प्लॉट नंबर और खाता नंबर हमको मुहैया करा दीजिए। चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, रुपया दे करके उसको मैं बनवा दूँगा। ये मैं अपने विधायक फंड से बना देना चाहता हूँ। तो इसलिए आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत नेक काम है। और मेरे भाइयों बहनों, आप मेरी बातों को सुनते होंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि आज जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा कहीं न कहीं देने का मामला है, वो भटके हुए हैं। और यही कारण है कि धर्मेंद्र जी को आज ऐसा करना पड़ रहा है। और नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी कहा था
कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए। मान्यवर कांशीराम जी बोले थे कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर सबको शिक्षा एक समान की बात अगर हो, आज 76 साल बीत गए हमें आज़ादी की, लेकिन आज समान शिक्षा नहीं है, सबको एक तरह की शिक्षा नहीं मिलती है। और यही कारण है गरीब के बच्चे मेधावी होते हुए भी पिछड़ जा रहे हैं और अमीर के बच्चे वो पढ़ाई के बल पर अच्छे अच्छे पदों पर चले जाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि आज सरकार से भी हम लोग को मांग करना चाहिए, जब वोट का समय आता है तो निश्चित रूप में उस पार्टी को जरूर तरजीह देना चाहिए जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबके लिए शिक्षा कर देंगे, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान देंगे। अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ कि धर्मेंद्र जी को, ऐसे ऐसे आदमियों को इस तरह का काम नहीं करना पड़ेगा जो आज ये कठिन व्रत इन्होंने लिया है। तो मामूली बात नहीं है, समूचे हिंदुस्तान में घूमना। और अभी हम पूछ रहे थे कि आप कहाँ ठहरेंगे, क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्तिगत आदमी के पास नहीं जाएंगे, हम मंदिर में या मस्जिद हो, कोई सार्वजनिक जगह हो, वहाँ हम रात्रि विश्राम करेंगे। और एक बात उन्होंने हमसे मांग की है कि जब दिल्ली वो पहुँचे हमको खबर रहेगी, हम दिल्ली में उनको स्वागत करेंगे, दिल्ली में उनको हम अपना साथ 1 दिन या रहे 2 दिन रहे रखेंगे और वहाँ के बाद जहाँ वो जाना चाहेंगे उनको विदा करेंगे। तो ऐसे पुण्य काम के लिए हम निश्चित रूप में उनका सहयोग करेंगे। और हम बार बार सराहना कर रहे हैं कि आज इस जगहों में जहाँ पर लोग समझते हैं कि गांव घर के लोगों में विद्या की बू नहीं है, विद्या की लत नहीं है, विद्या की जिज्ञासा नहीं है, वहाँ एक साधारण परिवार का युवक ठानता है कि समूचे हिंदुस्तान का भ्रमण करेंगे और दान के ले करके राजधर्म संस्थान में वैसे बच्चों को हम पनाह देंगे जिसको मेरिटोरियस हो लेकिन उसको पढ़ने की सलाहियत नहीं हो, उसको खाने पीने किताब रहने ये सब के लिए देंगे। तो एक चीज़ वो हम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहते हैं कि हम तो जल्दी से जल्द जितना समय हो हमको खाता प्लॉट मुहैया करा दें, हम निश्चित रूप में एक सामुदायिक भवन बना देंगे जो लाइब्रेरी का काम करेगा। और दूसरे तरफ बोहनी होती है, शगुन होती है। आज जब वो जा रहे हैं दान लेने के लिए तो आज हम अपने तरफ से इनको 10,001 रुपया शगुन के रूप में इनको देंगे, इससे आगे वो बढ़ेंगे। एक घोषणा करके इनके जो काम है उसकी सराहना मैं करता हूँ और सबको कहना चाहता हूँ कि विद्या के प्रति सजग रहें, अपने बाल बच्चों को हर दुश्वारियों के साथ भी अपने बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करें। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा था और अम्बेडकर साहब ने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, उसी को अम्बेडकर साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो। और शिक्षित बनने के लिए उन्होंने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी। आज कोई भी सरकार है इस पर तवज्जो नहीं देती है, ज़रूरत है तवज्जो देने का। अगर उन लोगों की बात को अगर मान के अगर हम चलते हैं तो आज 76 वर्ष के समय में आज जिस प्रकार से लिखने से लेकर के गरीबी और अमीरी में भी ये शायद नहीं रह पाती। इसलिए गरीबी मिटाने के लिए, आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में ही हम कुछ अनैतिक काम कर देते हैं, गड़बड़ काम कर देते हैं जो नहीं समझते हैं। और नहीं, एक ज़माना था जब हम कम पढ़े लिखे थे, नैतिकता की पढ़ाई होती थी, उस समय इस तरह का अनाचार नहीं होता था जो आज कुछ पढ़ लिख गए हैं तो भी नहीं वो बात है। इसलिए शिक्षा को भी हम लोगों को व्यवसाय के रूप में नहीं लेना चाहिए। विद्वान और विद्वता दोनों की बात आती है, इसमें हम लोगों को विद्वता की ओर बढ़ना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। आज उसकी कमी हो गई है, आज हम आपस में नहीं मिल पा रहे हैं और नहीं
और प्रेम भावना रखते हैं। हम तो हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की, सनातन धर्म की तो खासियत है कि हमारे यहाँ सिर्फ हम आदमी से प्यार और आदमी से मोहब्बत नहीं करते थे, हम प्रकृति से भी करते थे। हम पेड़ों की पूजा करते थे, पहाड़ की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, पशु पक्षियों की पूजा करते थे। ये सब मिल करके वातावरण को एक संतुलन में रखते थे। अब यही कारण होता था कि हम स्वस्थ रहते थे, दूध की नदियाँ बहती थी, कोई बीमार नहीं पड़ता था। और आज इसी की कमी हो गई है कि हम पेड़ों की आवाज़ कटाई करते हैं, हम पेड़ों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, हम पहाड़ को भी उजाड़ रहे हैं छोटी छोटी बात के लिए। नदियों का है आज बालू का जिस प्रकार से क्षरण हो रहा है, हम झेले हैं यहाँ के लोगों की बात को देखे हैं कि साहब नदियों की बालू बेतरतीब उठाया गया है। 2 4 5 आदमी इसमें लाखपति करोड़पति भले बन जाए, लेकिन उसका लाभ क्या होगा? घाटा यही हो रहा है कि हमारे किसान का ज़मीन बंजर हो रहा है। जो ज़मीन पानी 1 फीट या 6 इंच आता था तो खेतों में पानी चला आता था। आवाज़ बालू लेने से हमारी नदियाँ 3 फीट 4 फीट गहरी हो गई है, जिसके चलते बहुत प्रचुर मात्रा में पानी आता आएगा तभी खेतों में हमारा पानी आएगा, और नहीं तो पानी सब नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब हम नदियों की जो पूजा करते थे, नदियों का दोहन करने में हम पड़ गए हैं, जिसके चलते आज हमारी स्थिति हो गई है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति की पूजा और प्रकृति का संरक्षण करना भी एक विद्या का काम है, एक विद्या का भाग है। इसको भी हम लोग को समझना होगा, और जब इस प्रकार से हम नहीं समझेंगे तो जो आज अनैतिकता हो गई है, आज क्राइम हो गया है, आज हर तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है, उसका खास कारण यही है कि हम शिक्षित नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको शिक्षा लेनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे कि हम सब लोगों की सम्मान कर सकेंगे। तो इस ओर हमारे धर्मेंद्र जी आगे बढ़े हैं। हम बच्चा फ्री अभी एजुकेशन ले रहा है। अच्छा, हम धर्मेंद्र जी को इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप बहुत बड़ा काम किए, उठाए हैं, संकल्प लिए हैं, और आपने जैसा बताया कि 91 या 92 बच्चे ग्रहण कर रहे हैं फ्री शिक्षा हर तरह से, और दान में आपको मिलेगा, तो और इस तरह से और आगे बढ़ाइएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये आपका प्रयास है, ठीक है, लेकिन 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी या 100 आदमी इस प्रकार का काम करेंगे, जिससे हमारे समाज के समग्र लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, कहीं न कहीं लोग छूट जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि कांसी राम जी की बात, या फिर बाबा भगवान बुद्ध की बात, या अम्बेडकर की बात मान के चलना होगा कि हमको बुद्धम शरणम गच्छामि, सबको शिक्षा समान हो, इसके लिए हम लोग को ज़रूर लड़ना पड़ेगा। और लेकिन उस माने में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये इनकी महानता है। समथिंग इज बेटर दैन नथिंग, यही कहा गया है। इसलिए जहाँ मरुभूमि है, मरुभूमि में कहीं घास होती है, उसको ओएसिस कहते हैं। उसी प्रकार से इस मरुभूमि में जहाँ शिक्षा के प्रति कोई लगाव नहीं, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा बेची जा रही है, वैसे परिस्थिति में धर्मेंद्र जी ने जो अपना मुहिम उठाया है, हम उनको सलाम करते हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं, और उनकी यात्रा सफल हो, यही कामना करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नौजवान एक संस्था का निर्माण करके, जिसका नाम राजधर्म संस्थान है, समाज के अंदर जो सबकी ज़रूरत है, ज़रूरत भी कई तरह की होती है। एक एकदम ज़रूरी होता है जिसके बिना काम ही नहीं चलना। दूसरा होता है कि हाँ ठीक है, ज़रूरी हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। तो ये ऐसी ज़रूरत है, ये ऐसी आवश्यकता है शिक्षा, जिसके बिना काम ही नहीं चलना है, और अब के युग में तो एकदम नहीं चलना है। वैसे इसका महत्व तो आदि अनादिकाल से है, उस समय भी था, आज भी है, और आगे भविष्य में भी रहेगा।
बाकी चीज़ों का तो कोई मूल्य भी होता है और कोई विकल्प भी होता है, लेकिन शिक्षा अमूल है, विकल्प रहित है, इसका कोई विकल्प नहीं है। एक उदाहरण देकर शिक्षा के महत्व को बताना चाहूँगा। यह बढ़ती भी नहीं है, बाकी चीज़ें बढ़ती हैं, संपत्ति बढ़ जाती है, जो जमीन, पशु, धन दौलत, गाड़ी छकड़ा सब बढ़ जाएगा भाइयों में। लेकिन यदि 4 भाई हैं, उसमें से 2 या 1 शिक्षित हैं, बाकी अशिक्षित हैं, उसका बंटवारा कैसे होगा? हो सकता है क्या? नहीं होगा। ऐसा कहीं है कि एक भाई पढ़ा है और बाकी 3 अनपढ़ हैं, तो उसके सर्टिफिकेट को 4 भाग में फाड़ के रख लेंगे और कहेंगे चारों ना हमारा भी हिस्सा है? नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इसका कोई विकल्प भी नहीं है। शिक्षित हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान भरी बातें मैं भी सुन रहा था अभी गार्जियन से। आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी उन्होंने और कहा ये क्यों जरूरी है। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, अधिकार लो। पहले उन्होंने ये कहा शिक्षित बनो, तब कहा संघर्ष करो और तब कहा अधिकार लो। एक बात और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि केवल शिक्षित बनने से भी काम नहीं चलता। जब तक शिक्षा के साथ साथ संस्कार ना हो, शिक्षा से ज्ञान तो मिल जाएगा, उसके पहले की कड़ी है कि शिक्षा से एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हम एमए पास है, बीए पास है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। लेकिन सब डॉक्टर को एक जैसा ज्ञान नहीं होता। काहे किसी एक के पास जाते हैं, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर, चलिए उसी से दिखाना है, इसलिए कि उसके पास अच्छा ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान है। वरना सर्टिफिकेट तो दूसरे डॉक्टर के पास भी होता है। इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान होता है और ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर शिक्षा के साथ साथ संस्कार ना हो। शिक्षा के साथ साथ जब संस्कार होगा तो वो शिक्षा कभी भी नकारात्मक दिशा में काम नहीं करेगी। वो दिशा हमेशा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए अच्छा करने के लिए सोचेगी, वो कभी बुरा करने के लिए नहीं सोचेगी। इसका भी एक उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा 2011 में अमेरिका में तीनों शिक्षित, तीनों कंप्यूटर इंजीनियर, उसमें से 1 या 2 और बाकी जो तीसरा भी वो भी पढ़ा लिखा नौजवान, उनके अंदर देश प्रेम का, राष्ट्र धर्म का जो संस्कार होना चाहिए वो नहीं। इसलिए अपनी शिक्षा का दुरुपयोग करते हुए वो समाज को अस्थिर करने के लिए, समाज में अशांति फैलाने के लिए कहीं बम विस्फोट करते, कहीं ब्लास्ट करते, कहीं कुछ करते, लेकिन उसके पहले ही वो पकड़ लिए थे। इसीलिए मेरा पूरा जोर है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे गार्जियन ने भी कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का यदि नहीं पढ़ते हैं तो सब बेकार है। और ये भी हमारे अभी गार्जियन ने कहा, मैं कहना चाहता था लेकिन इनके मुख से पहले वो वक्तव्य आया कि हमारी जो सनातनी परंपरा है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये केवल किताबी ज्ञान के आधार पर आधारित नहीं है। ये तो शाश्वत है, अजन्मा है। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो अजन्मा है और किसी एक व्यक्ति के सोच की उपज नहीं है। कोई बता दे कि सनातन धर्म की स्थापना किसने की, इसका जन्म कब हुआ, कोई नहीं बता सकता। इसका कोई इतिहास और प्रमाण नहीं है।
जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसकी मृत्यु होने ही नहीं वाली है, वो तो समाप्ति नहीं होने वाला है। आजकल देश में कुछ पार्टियों का एक गठबंधन है, उतना ही अच्छा वो लोग समझते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जैसे शुरू हुआ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मंत्री पुत्र से, कलानिधि मारन से, उदयनिधि मारन से, और उसके बाद तो सिलसिला चल गया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र, वो भी कर्नाटक की सरकार में मंत्री हैं, कार्तिकेय खड़गे उनका नाम है। और बिहार में तो एक पार्टी है जिसके शिक्षा मंत्री ही बेचारे को अपने विभाग में परेशानी हो रही है, लेकिन वो रोज सनातन को गाली देना, आलोचना करना, बुराई करना, यही अपना धर्म समझ लिए। 2 दर्जन से अधिक दल है उस गठबंधन में, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है कि ये जो कहा जा रहा है, सनातन को गाली दी जा रही है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, हम इसका विरोध करते हैं। कोई नहीं बोल रहा है, जबकि ये ऐसी परंपरा है। हमारे अभिभावक ने भी अभी आपको बताया कि हम हजारों हजार साल पहले, आज दुनिया जिस बात के लिए चिंतित है, विश्व में सम्मेलन हो रहे हैं, सेमिनार हो रहा है, चिंता व्यक्त की जा रही है, पूरी दुनिया चिंतित है कि पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, पॉल्यूशन कैसे कम हो, कार्बनाइजेशन कैसे कम हो, कार्बन का उत्सर्जन कम से कम कैसे हो, इसके लिए पूरी दुनिया चिंतित है। लेकिन ये बात तो हम लोगों ने सनातनी परंपरा में, सनातन धर्म में हजारों हजार साल पहले कह दिया, पहाड़ की पूजा करो। पहाड़ की पूजा मतलब क्या? प्रकृति की संरचना, प्रकृति। इसीलिए मैंने माइक ली। हमारे गार्जियन ने 10,000 रुपये सहायता की बात की है, तो इनसे 1,000 कम, 1,000 नीचे, क्योंकि इनसे नीचे रहना है। हम लोग के अभिभावक हैं। 9,000 रुपया मेरी तरफ से भी इस कार्यक्रम को करने में खर्च आएगा, इसलिए मेरी तरफ से भी सहयोग रहेगा। बाकी और MP कोटा के तहत किसी विकास के लिए अगर आप लोगों का सुझाव होगा, मांग होगी, शिक्षा के उत्थान के लिए, तो भी करेंगे। धन्यवाद।